कानून विरोधी गतिविधियों के चलते पीएफआई और उससे जुड़े 7 संगठनों के खिलाफ देश में एनआईए और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को बैन कर दिया और उसके बाद दर्ज करती है दिल्ली पुलिस एक एफआईआर शाहीन बाग थाने में, जिसका आधार ये होता है कि केंद्र सरकार के बैन के बावजूद शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर, अबू फजल इंक्लेव में पीएफआई के ऑफिस से गैर कानूनी गतिविधियां संचालित थीं और 4 जो ऑफिस के पदाधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको अब 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है जो पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ शुरू की गई है उससे जुड़े तमाम सवाल हैं और उन्हीं पर हम जवाब लेने के लिए और बात करने के लिए एडवोकेट असगर खान जी के पास आए हैं, जो कि मुस्लिम पक्षकार भी हैं। पीएफआई की ओर से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये सारा जो सिनेरियो है, जिस तरीके से पीएफआई पर शिकंजा कसा गया, अब दिल्ली पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज कर ली, इसे आप कैसे देखते हैं? और अब क्योंकि पुलिस रिमांड पर ले चुकी है, इन्वेस्टिगेशन का दावा किया जा रहा है कि पूरी जो साजिश है उसका पर्दाफाश करना है और उसमें सेक्शन जो लगाए गए हैं, मैं एक बार वो भी आपकी जानकारी में रखता हूँ कि 153A कि धर्मों के बीच में बैर बढ़ाना और एक आपराधिक साजिश रचना और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहना। तो ये जो साजिश है ये देश के खिलाफ है या आप इसे कैसे देखते हैं कानून के जानकार के तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये कि कानूनी तौर पर सरकार को इस बात की इजाज़त है कि अगर वो किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को गलत पाए इंफॉर्मेशन के तौर पर या इन्वेस्टिगेशन के बाद या किसी भी जांच के बाद, किसी सर्वे के बाद, तो वो उस पर बैन लगा सकती है और सरकार के उस बैन को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, जो शायद अभी इतनी चीज़ें सब शुरू हो गई हैं। इन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद बैन लगा दिया और उसको शायद चैलेंज भी कर दिया गया। सवाल ये है कि एफआईआर जो हुई, मुझे तो बुनियादी तौर पर वो गलत लगती है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर, दिल्ली पुलिस की एफआईआर, जिसको हिंदुस्तान के मशहूर जगह जिसे शाहीन बाग कहते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बन गया, अच्छा या बुरा, बदनाम ना हुए तो नाम क्या हुआ, तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते। लेकिन वो एफआईआर, मैं जहाँ तक, चूँकि अभी जैसे आपने बताया कि 153 पे लगाई और यूपीए एक्ट लगाया है, लेकिन हाँ, लेकिन ये कि अगर ऐसी है तो उन लोगों को फिर तो देशद्रोही भी डिक्लेयर करना चाहिए, जो अगर एफआईआर में नहीं है तो ये भी एफआईआर की कमी है। लेकिन मैं उससे हट के एक और बात कह रहा हूँ कि एफआईआर किस बुनियाद पर हुई है। ये पीएफआई के लोगों ने कोई वायलेशन किया या पुलिस ने वायलेशन किया, पहले ये देखना है। जिस मूवमेंट पे सरकार ने इसे बैन किया, उसी मूवमेंट पे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी थी कि जाकर उसके ऑफिसेस को सील कर देते। फिर कैसे कह रहे हैं कि उनके ऑफिसेस में गलत गतिविधियां चल रही थी, जब उनके ऑफिस खुले कैसे थे? सरकार ने बैन कर दिया, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद कैसे उनके ऑफिस चल रहे थे, कैसे गतिविधियां गलत चल रही थी? आपने सील क्यों नहीं किया? वायलेशन किसने किया? सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए और जिसने एफआईआर की है उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि सील क्यों नहीं हुआ था अब तक, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को ये नाम देते हैं, अगर आप गलत नाम देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और गलत है। क्या कोई टेररिस्ट नहीं है? चूँकि कानून ये है कि चाहे 99 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह झूठा फंसना नहीं चाहिए। ये बाकायदा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट्स के भी बहुत से ऑब्जर्वेशन है। तो ये है कानून जिस मुल्क का, उसमें तमाम चीज़ों की एहतियात रखनी चाहिए। इन्होंने ये तो कह दिया बड़ी आसानी से एफआईआर, मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने एफआईआर ना देखी है ना पढ़ी है अभी, लेकिन जो आपने बताया मैं उसको नज़र रखते हुए कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि उसमें गतिविधियाँ चल रही थी, जिस मूवमेंट पे कानून सरकार ने ऐलान किया था कि अब इसमें हमने बैन लगा दिया, कोर्ट जाना, चैलेंज करना, सब बात की बात है। कोई स्टे थोड़ी है उनके पास, पीएफआई के पास स्टे थोड़ी है कोर्ट से कि भाई नहीं अभी इन पे बैन नहीं लगा। बैन लग चुका है, सरकार ने लगा दिया है, उसी मूवमेंट पे उनके सारे ऑफिसेस को सील कर देना चाहिए। सवाल बनता है कि क्या पीएफआई वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब एनआईए कार्रवाई कर रही है, सरकार बैन कर रही है, आप ऑफिस खोले बैठे हैं। मैं गुनाह कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? मैं जुर्म कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है?
हालांकि जुर्म क्या है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय बताया गया है। जुर्म क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इतनी बात आपने कह दी कि उनके ऑफिसर्स के अंदर गतिविधियां गलत होनी। आपने ये बात कही कैसे? वायलेशन किसके पार्ट पे है? वायलेशन उनको हो सकता है वो ये कहें भाई हमें कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है, हुआ तो कि बैन हो गया है, लेकिन अब हम इसमें ये काम नहीं कर रहे थे, हम तो अपनी सब दूसरी दुकान चला रहे थे, लाइब्रेरी खोले दे रहे थे इसमें। अगर वो ये कहें पीएफआई के लोग तो आप क्या कहेंगे? ये काम पुलिस का था, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, इंटेलिजेंस का था, सरकार ने जिसने बैन लगाया उनका भी था कि वो इनको साथ साथ नोटिस इशू करते कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जाके फौरी तौर पर सारे ऑफिस, न सिर्फ हेड ऑफिस शाहीन बाग में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सारे ऑफिस को सील करना चाहिए था। असगर साहब, एक सवाल और बनता है, जिस तरीके से पीएफआई के बारे में बताया गया कि जो इनकी एक्टिविटी थी, चाहे वो मोदी की रैली हो पटना की या केरल में आरएसएस हत्याओं का मामला हो, अगर जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं उससे लग रहा है कि एक देश के खिलाफ बड़ी साजिश थी जिस वजह से इस संस्था को और इससे जुड़े संगठनों को बैन किया गया। तो क्या जो देशद्रोह की धारा है, धारा 121 आईपीसी की, क्या वो धारा नहीं लगनी चाहिए थी? अगर आप कानून के जानकार हैं और जब इतने संगीन आरोप हैं तो संगीन धाराएं लगती। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, संगीन धाराएं लगनी चाहिए थी। और जब आप इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो देशद्रोही इशू है। अगर आप लगा रहे हैं इल्ज़ाम तो जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कल को सही साबित हो या गलत साबित हो, कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन ये कि आपको तो लगा देना चाहिए थे। मेरा अपना मानना ये है, जैसे आप अगर मुझसे सवाल करें तो मेरे हिसाब से सारे सब कुछ अभी आज की तारीख में एवरीथिंग इज़ इन डार्क सिंस द मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। कोर्ट फैसला करेगा, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप जितने हमलों की बात कर रहे हैं, प्रोसेशन की बात कर रहे हैं, मर्डर की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो सब प्लांटेड हैं, सब झूठ हैं। मैं वकील होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी नज़र में। लेकिन वो अपना पक्ष रखेंगे, चाहे एनआईए के लोग हों, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, और जो भी उनकी वकालत करेगा वो अपना पक्ष रखेगा। हमारा पहले बात ही होती है कि भाई इन्होंने, अब अगर बहुत सारी चीज़ें चूँकि आपसे पहले आ रही थी कि साहब ये तो उन लोगों के बयान में आ गया, हमने उन लोगों को अरेस्ट किया था, उनके बयान में। मैं आपको बताऊँ, उसको जो मुलजिम के बयान जिसे आप कहते हैं उसको डिस्क्लोजर बोलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एक्यूज। उसकी कोई अहमियत नहीं होती अनटिल अनलेस देयर इज नो कोरोबरेशन। आपने ऐसे लिख लिया, हवा में कह दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब उन्होंने मान लिया, आप उन जो पुलिस ऑफिसर लिखता है बयान उनके कि साहब उस पीएफआई के उस बंदे ने या किसी एहलकार ने मान लिया, आप उसी पुलिस ऑफिसर को मेरे हवाले कर दिए, मैं 1 घंटे में यही बयान उससे लिखवा के दे दूंगा। उसे मेरे साथ कर दिए कमरे में, 4 डंडा लेके मेरे साथ आदमी दे दिए, जो बयान उस मुलजिम ने लिखा वो बयान वो पुलिस ऑफिसर लिख देगा मैंने किया। भाई ऐसा नहीं होता, कानून के तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि जी ये तो पुलिस के बयान है। लेकिन सर एक आधार है, बड़ा आधार है, जो सिमी संगठन था जिसकी जो टेरर एक्टिविटी में नाम रहा, कि उसी के जो ऑफिस वेयर्स थे वो अब पीएफआई को चलाने लगे थे। सिमी से कनेक्शन बताया गया, आरोप तो जाहिर है संगीन है, फिर आप कैसे सिरे से? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इस मुल्क की पेशानी पे है। ये इस मुल्क की पेशानी पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप सचमुच अगर आप सही हैं, मेरी नज़र में तो ये सब सियासी मुद्दे हैं। ये सियासत है कि कभी मुद्दे ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा मुल्क सुकून से और चैन से सोने लगेगा, सियासत इस मुल्क की ख़त्म हो जाएगी, लोग अपनी सोच से फैसले करने लगेंगे। इसलिए उन चीज़ों को मिटाने के लिए कोई आपसे महंगाई का सवाल ना करे, कोई आपसे किसानों के मरने का सवाल नहीं करे, कोई रोज़गार का सवाल ना करे, कोई रोटी का सवाल नहीं करे, एयरपोर्ट के बिकने का सवाल ना करे, होटलों के बिकने का सवाल ना करे, बच्चों की तालीम का सवाल नहीं करे, औरतों की अजमत का सवाल ना करे, लिंचिंग का सवाल ना करे। इन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान हटाने के लिए ये सारी पीएफआई, ये सारे नकाब के केसेस, ये सारी चीज़ों को सामने लाया जाता है ताकि ध्यान हमेशा हटा रहे। मैं इसी पे ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सिम्मी से यहाँ आ गए, क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस अगर सिम्मी के लोग ये चलाने लगे? और क्या इस बात की गारंटी है कि आज आपने पीएफआई को फिर बैन कर दिया, कल इसमें से आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया? 100, 50, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं किया है। उसमें 5 लाख लोग हैं, फिर बाकी के लोग निकल के आ गए। आज कल वो सिम्मी था, आज पीएफआई हो गया, कल कुछ और हो गया, आने के बाद वो चलाने लगा, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई आप ये तो आप इशारा कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस की तरफ कि देखो कितना बड़ा फेल्योर है हमारे इंटेलिजेंस का, पता ही नहीं होता। और ये कोई 2 दिन में नहीं हुआ है, बरसों में हुआ है।
वर्षों का सफ़र तय करने के बाद ये चीज़ सामने आई। भाई तो पहले ही नहीं इस पर रुकावट लगी, अगर सिमी के लोग बाकी थे होने नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? शुक्रिया हमसे बातचीत, बहुत अच्छी बात हुई। एडवोकेट असगर खान जी, सवाल बहुत दुरुस्त है। अगर सिमी से पीएफआई बना तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो पीएफआई के जो मेंबर्स हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, आगे कोई और नया संगठन खड़ा नहीं होगा? आखिर कब तक सिमी, पीएफआई और जो तमाम संगठन बताए गए हैं इनके ऊपर विवाद होता रहेगा, इनके ऊपर आरोप लगते रहेंगे और देश विरोधी गतिविधियों जैसा संगीन आरोप, ये जो चैन है ये कब रुकेगी, इसके ऊपर भी सोचना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।